बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अल्लाह ताला की तमाम हम्द व सना के बाद अल्लाह ताला की तारीफ़ है और हम शुक्रगुज़ार हैं कि ज़िंदगी दी, सेहत दी और हमें वसाइल दिए। दरूद व सलाम हो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ये जो खुतबे मसनूना के बाद आते हैं हम कि यहाँ तो माशाल्लाह मुस्लिम मुल्क होने की वजह से हलाल बुचर के पास आप जाइए और वो हलाल कह रहा है तो आप लेके आ जाइए। और फ़िक़ह किताबों में है कि एक मुसलमान जो कह दे कि हलाल है तो उसको मानना पड़ेगा, मानना चाहिए या मान सकते हैं। यहाँ तक कि गैर मुस्लिम खादिम भी, नौकर, वो कहे कि मैंने हलाल दुकान से लाया है गोश्त मालिक के लिए, वो भी हिदायत। लेकिन अब गालिबन उस पर अमल मुमकिन नहीं है। ईमान और ईमानदारी का और फूड साइंस और फूड इंडस्ट्री का सिर्फ गोश्त ही नहीं बल्कि प्रोसेस्ड मीट, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, ये सब इतने पेचीदगियाँ आ गई हैं। मसलन चीज़ है, चीज़ पिज़्ज़ा में लगता है, उसमें तो गोश्त नहीं है लेकिन फिर भी उसके हलाल और हराम का मसला है। इसी तरह और भी मॉडर्न बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हलाल और हराम का मसला है और सिर्फ़ किसी के कहने से बहुत आसानी से नहीं माना जा सकता, या दुकानदार के कहने से या उस पर हलाल की वो लगा देने से, मोहर लगा देने से ये नहीं माना जा सकता। क्योंकि आज की दुनिया सिस्टमेटिक दुनिया है तो हर चीज़, जैसे शहादत, ये कहना कि ये चीज़ हलाल है, ये शहादत है और शहादत का निसाब होता है और शहादत के लिए वो होती है कि वो बंदा भी काबिल एतबार हो, है ना, शहादत अलल हलाल। खैर, तो असल तो बात ये शुरू होती है कि एक मुसलमान जब कहीं जाता है सफ़र में तो ढूंढता है ना कि कहीं से सही अच्छी ग़ज़ा मिले, हलाल मिले। तो बरतानिया में भी पहले बहुत मेहनत से ढूंढ के दूर दूर से जाके मोतबर दीनदार शख्स से फूड और गोश्त की चीज़ें ली जाती थी। मेहनत पड़ती थी कि हलाल खाना तो ज़रूरी है ना। अलबत्ता उस ज़माने में, यानी 50 साल पहले, फ़ाइनेंस के बारे में कोई नहीं पूछता था कि बैंक से जाके पूछे कि भाई हमको हलाल फ़ाइनेंस दो। लेकिन फूड तो चूँकि रोज़मर्रा ज़रूरत है, उस पर मुसलमानों ने मेहनत की, तवज्जो दी। कंज्यूमर मार्केट थी तो मकामी तौर से मुसलमान ताजिरान और मुख्तलिफ़ हज़रात इसमें आए, मेहनत की पूरा। पहले तो सिर्फ़ मज़बा खाने में जाके चंद घंटे में अपनी हलाल चीज़ें ज़बह करके ला के दुकानों में बेच देते थे। फिर यहाँ तक कि मज़बा खाने के मालिक भी बन गए, सप्लाई चेन के मालिक भी बन गए। फिर बरतानिया के में जब मुसलमानों की आबादी 1.5 मिलियन से 2 से 3, 4 मिलियन अब हो गई है, तो स्कूलों में, हॉस्पिटल में, जेल खानों में, बदकिस्मती से मुसलमान ज़्यादा हैं वहाँ जेल खानों में और एयरलाइन में मुसाफिर, इन सब जगहों पर इतनी डिमांड, मुसलमान हाथ नहीं लगाएगा जब तक कि हलाल ना हो। तो हलाल सप्लाई चेन जो है इन तमाम इदारों में सरकारी तौर से भी शुरू हो गई। यहाँ तक कि ये स्कैंडल बन गया। देखिए, 2-3 स्कैंडल, जब तक स्कैंडल ना बने जब तक कोई चीज़ अहम नहीं होती है। तो 2-3 स्कैंडल आपके साथ मैं शेयर करूँगा जिससे समझ में आया कि हलाल की अहमियत क्या है। मसलन ये 4 इदारों का जो मैंने नाम लिया है, स्कूल, प्रिजन और हॉस्पिटल और एयरलाइन, इन लोगों ने सोचा कि भाई हलाल लेने के लिए एक आदमी से लेना पड़ता है, फिर गैर हलाल लेने के लिए दूसरे सप्लायर से लेना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि तुम हलाल वाले से कहा कि तुम ही सप्लाई कर दो, हम मुसलमान को स्टिकर लगा के दे देंगे, गैर मुस्लिम को ऐसे ही दे देंगे ये स्कैंडल बना कि लोकल पॉपुलेशन और अखबारात ने लगाया कि भाई हमको तो हलाल खिलाया जा रहा है, ज़बीहा बिस्मिल्लाह पढ़ के हम पर जादू किया जा रहा है क्रिश्चियनों पर। तो बहुत हंगामा, सियासी हंगामा आराई हुई और सब इदारों ने कहा कि नहीं ठीक है, हम वो करेंगे। यहाँ तक कि मैं भी एक चिकन ऑटोमेटिक चिकन स्लॉटरिंग की जो फैक्ट्री थी, 10,000 चिकन स्लॉटर होते थे,
उसने ख़ुद ही मुझसे कहा कि हमारे 10,000 में से 7% कस्टमर मुसलमान हैं, बल्कि 93% गैर मुस्लिम हैं, लेकिन हम अब बदलें शिफ्ट ज़बह करने वालों की या हैंडल करने वालों की, तो बजाय उसी को लगा दिया हमने, कुछ को लेबल लगा दिया, कुछ को बगैर। तो सब एबेटवार यानी जो मज़बह खाने थे उन्होंने भी आसानी के लिए पूरा के पूरा हलाल कर दिया, कुछ पे लेबल लगाया कुछ पे नहीं। तो भाई उससे देख के तो नहीं समझ में आता ना कि हलाल है हराम है जब तक कि कोई कहे ना। तो लेकिन ये कि एक्चुअली उन्होंने बताया कि हम 100% हलाल ही बनाते हैं, लेकिन 90% को बग़ैर कह के देते हैं, 10% को तो ये तो दो। तो असल बरतानिया में सुना होगा आपने कि 90s में एक मुस्लिम पार्लियामेंट बनी थी, एक मुसलमानों ने ऐसे ही एक अपनी जैसे असेंबली या काउंसिल बनाई थी। तो उसके सामने एक स्कैंडल आया कि देखिए हदीस शरीफ में तो आप लोगों ने सुना होगा ताइसा अब्दुद्दीनार व अब्दुद्दिरहम पैसे जो दिरहम व दीनार का वो हो ग़ुलाम हो उस पर। और ज़ाहिर है कि हम मुसलमान अगर हमें किसी चीज़ में प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा तो हम हलाल हराम की तमीज़ छोड़ देंगे। तो हुआ ये कि एक कसाई ने या दुकान ने क्या किया कि हलाल सप्लाईज़ उसको कम मिल रही थी, तो उसने हराम वालों से लेकर अपने ट्रक में डाल दिया जिस पे लिखा रहता है कि हलाल। और ये ट्रांसफ़र एक बाहर शहर के किसी ब्रिज पर कर रहे थे, तो BBC ने उसकी तस्वीर ले ली कि देखो ये हलाल बिचर वो साउथ हॉल में उसकी दुकान है, हमको मालूम है कि ये हलाल के नाम से बेचता है, लेकिन वहाँ पीछे सप्लाई कुछ हलाल होती है और बकिया जो एक्स्ट्रा सप्लाई होती है वो हराम की सब चला देता है, क्योंकि प्रॉफिट का रेट बहुत अच्छा था। चुनांचे 1000 जो दुकानें थीं कसाईयों की या गोश्त सप्लाई करने वालों की, उसमें से एतबार उठ गया कि भाई जो भी मुसलमान कह रहा है, कुरान की आयतें लगा रखा है सब कुछ, लेकिन हम एतबार नहीं कर सकते क्योंकि ये लोग वहाँ मीट की जो होलसेल मार्केट है वो सुबह 3:30 बजे लगती है तहज्जुद के वक्त तो वो जाके वहाँ से ख़रीद के ला के हलाल दुकानों में बेचते थे। हराम यानी गैर ज़बीहा जो है वो भी बहुत साफ़ सुथरा और मुसलमानों से अच्छी तरीके से वो करते हैं, उसमें कोई ख़राबी नहीं होती है। लेकिन ये कि वो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा हुआ है, एक मुसलमान ने नहीं ज़बह किया है, एक मसला था। ये स्कैंडल BBC ने एक डॉक्यूमेंट्री में जब किया तो फिर एक हलाल फूड अथॉरिटी मुसलमानों ने बनाई। हालांकि लफ्ज़ अथॉरिटी जो है हुकूमती इदारों को कहते हैं, लेकिन एक प्राइवेट कंपनी है उसका नाम है हलाल फूड अथॉरिटी, मैं उसके शरिया बोर्ड का चेयरमैन हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, इस हलाल इंडस्ट्री को सोर्स से लेकर कंज्यूमर तक हमें सर्टिफाई करना है, वेरीफाई करना है, ऑडिट ट्रेल रखना है, क्योंकि हमारे इनफरादी ईमानदारी पर अब एतमाद मुमकिन नहीं रहा इस स्कैंडल के बाद। ठीक है ना। तो इसके लिए पूरा प्रपोज़ल बना, हलाल फूड अथॉरिटी बनी, उलमा और लोगों को ट्रेन किया गया और काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है उसकी कि कैसे जाया जाए, क्या जाए और कहाँ कहाँ कैसे देखा जाए, निगरानी की जाए। फिर उसके उसूल तय हुए कि जब तक मुसलमान ज़बह करने वाला उस कंपनी का मुलाजिम ना हो बल्कि हमारी अथॉरिटी का मुलाजिम हो, तब जाके हम इत्मीनान रखें। चुनांचे अभी भी आयरलैंड में कहाँ जहाँ ज़बीहे होते हैं वहाँ हमारा मुलाजिम होता है, जो हमने उसको इंटरव्यू लेके एम्प्लॉय किया होता है, वो बिस्मिल्लाह पढ़ के और ज़बह करता है और हमारे बंदे के कहने की बुनियाद पर हम मालिक वो जो मज़बह खाने के मालिक को हम सर्टिफाई करते हैं। अच्छा, हुआ ये कि पहले दुकानों को सर्टिफाई करना शुरू किया, जो कस्साब की दुकानें थीं, लेकिन अब वो 2-3 पीस मीट के ठप्पे वाले रखे, बकिया गैर ठप्पे वाले भी रख दिए। तो उससे तंग आकर बैक चेन सप्लाई में ये हमको जाना पड़ा कि अगर हम मज़बह खाने को कंट्रोल कर लेते हैं तो वहाँ से फिर ये सब काबू में आ जाएंगे। जो इंडिविजुअल बेईमानी का जो रवाज है, जैसे कि आप लोगों ने हदीस हुज़ैफ़ा इब्न यमान की है कि इन्नल अमानत नज़रत फ़ी जज़्र क़ुलूबिन नास, ईमानदारी और अमानत तो अल्लाह ताला के यहाँ से नाजिल होती है लोगों के दिल पर।
तो उसके ईमानदारी और अमानतदारी जो है खुदा की देन है और ईमान से इसका ताल्लुक़ है। और उसी हदीस के आखिर में है कि कोई ऐसा ज़माना आएगा कि ला तकादु तजिदु अमीनन व युक़ालु अन्न फ़ी क़रियत फ़ुलां अमीनुन वाहिदुन, का फ़लाँ जगह एक साहब बहुत अमानतदार हैं। ऐसा भी ज़माना आने वाला है जो कि हमें समझ में आता है कि अमली तौर से तो हमने देख लिया इसको कि पैसे के मामले में हलाल और हराम की तमीज़ न कमाने में रही है न बेचने में रही है ना। तो 1996 की बात है ये, आज से समझ लीजिए 30-35 साल पहले ये अथॉरिटी बनी थी और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त से लेकर आज तक, अब उस वक्त से लेकर अब तक ज़मीन व आसमान ही बदल गए। ताज्जुब होगा आपको कि वैसे भी मुसलमान रेड मीट ज़्यादा खाता है हमारा एवरेज कंजम्पशन जो है वहाँ दुगना है, तो इसलिए हमारे लोग इसमें हैं भी ज़्यादा, ठीक है। लेकिन अब आप जानते हैं खुद, आप यहाँ किसी सुपरमार्केट में देख लीजिए, फूड में मीट का डिपार्टमेंट तो बहुत छोटा होता है। प्रोसेस फूड और अल्ट्रा प्रोसेस फूड कितना मरहलों से गया हुआ, 50 चीज़ों से मिला के जो चीज़ें बनी हैं, क्रिस्प है, ये सब चीज़ें हैं, हम खा रहे हैं, उसके इंग्रेडिएंट लिस्ट देख रहे हैं, है ना। तो अब तो ज़माना प्रोसेस फूड का आ गया। तो सिर्फ ज़बीहे का मसला नहीं रहा, मसला रहा इंग्रेडिएंट का, और इंग्रेडिएंट का ही मसला नहीं रहा बल्कि उसके बनाने के प्रोसेस का, फिर उसके प्रोसेस ही का मसला नहीं रहा, उसकी पैकेजिंग और स्टोरेज का भी मसला एक से एक मसाइल, यानी पूरा सोर्स से लेकर कंज्यूमर तक पहुंचने तक इतने स्टेजेस हैं आज की ज़िंदगी में कि जब तक प्रोफेशनल, माहिर, तजुर्बाकार ऑडिटर इस पूरे चीज़ को ना निगरानी करे वो मुश्किल है। चुनांचे ये स्कैंडल तो नहीं कहेंगे कि एक मिस्टर सिंह, सिख साहब, वो मालिक थे मज़बा खाने के मुर्गियों के, उसमें भी किसी ने जर्नलिस्ट को भेजा अंदर खुफिया फिल्मिंग के लिए, तो मालूम हुआ कि उसमें भी वो डंडी मार रहे थे। ख़राब किस्म के गोश्त या रिजेक्टेड चिकन को भी वो हलाल में चला रहे थे। उसके अलावा वक्तन फ़वक्तन अभी भी मकामी जो म्यूनसिपलिटी है वो ट्रेड डिस्क्रिप्शन एक्ट के तहत बहुत से दुकानों को बंद करवा देती है कि तुम हलाल नहीं बेच नहीं दुकान में तुम हाइजीन ही नहीं रख रहे हो, तो हलाल की बात ही नहीं हुई। हाइजीन ही नहीं है, नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ऐसा मीट भी हलाल के नाम से बिक रहा था बर्मिंघम शरीफ में, वहाँ जो मुसलमानों की यानी बहुत अहम शहर है। तो खैर ये सब मसाइल हैं जो हमारे हर माशरे में होते हैं। तो इसकी वजह से ज़रूरत ईजाद की माँ है, तो उसकी वजह से पूरा प्रोसेस बना और हमने भी आहिस्ते आहिस्ते सीखा। पूरा दिन लग जाता है ऑडिट करने में। मैं जब गया हूँ सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक, 4 बजे फैक्ट्री की पूरा रिकॉर्ड, पूरा प्रोसेस, पूरा मैन्युफैक्चरिंग और उनके हाइजीन रिकॉर्ड और उनके एम्प्लॉइज़ का इंटरव्यू और उनके एम्प्लॉइज़ की हलाल अवेयरनेस, हलाल इंचार्ज, हलाल मैनुअल, ये सब चीज़ें देखी जाती। इसीलिए अच्छा सा हलाल स्टैंडर्ड तैयार किया गया पहले, यानी हमने तो 2000 के करीब छाप दिया था हलाल स्टैंडर्ड कि ज़बीहे का क्या क्या तरीका होना चाहिए। एक स्टैंडर्ड तरीका है जो शरीयत के रूह से, और वो हम हर उस कंपनी को देते हैं जो चाहती है कि हम उसके प्रोडक्ट को हलाल सर्टिफाई करें। तो हलाल स्टैंडर्ड दिया गया, लेकिन और तकरीबन ये 10-15 साल तक चला। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि मार्स, यहाँ चॉकलेट मिलती है कि नहीं, चॉकलेट कैडबरी, मार्स और केलॉग्स कॉर्नफ्लेक्स, ये सब अब हमारे विंग के अंदर आ गए हैं। यानी केलॉग्स की 2500 फैक्ट्रीज़ है पूरे यूरोप में और 2500 प्रोडक्ट हैं, और उन 2500 प्रोडक्ट के 40 यानी मेरे ख्याल से कई 100 इंग्रेडिएंट होंगे। तो एक एक इंग्रेडिएंट को चेक करना, फिर उस इंग्रेडिएंट को पास करने के बाद फैक्ट्री में जाके उस पूरे प्रोसेस को निगरानी करना, पूरे यूरोप में घूम घूम के एक एक फैक्ट्री को देखना, साल में एक मरतबा या 2 मरतबा या 2 साल में एक मरतबा, जो भी फ्रिक्वेंसली हो, पहले से अनाउंस करके या बग़ैर अनाउंस किए, ये सब है। तो काफ़ी हमें एक फ़ौज लगती है 15, 20, 25 आदमियों की जो मुसलसल डेली इसमें लगी रहती है। तो ये सब चीज़ें भी अब ज़ाहिर है कि
आप लोग खलीज में अगर गए होंगे तो सारे मगरबी प्रोडक्ट मिलते हैं वहाँ सऊदीया में, दुबई में। तो आखिर वहाँ कैसे पता लगे कि हलाल है हराम है? चुनांचा अल्लाह का शुक्र है कि इन ममालिक को भी ख्याल आया। सऊदी अरब को सबसे लेट आया ख्याल, पहले ये दुबई वालों ने, यूएई वालों ने, और उससे पहले मलेशिया में जैकिम गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है, और इंडोनेशिया में जो मुस्लिम मजारिक, वहाँ उलमा की एक काउंसिल थी वो करती थी। अब उलमा की काउंसिल को डिसबैंड करके हुकूमत ने खुद ले लिया, क्योंकि मलेशियन गवर्नमेंट का जो तजुर्बा है। सिंगापुर में भी हुकूमत के ज़ेर निगरानी हलाल की मॉनिटरिंग होती है, थाईलैंड में भी होती है, वो तो एक्सपोर्ट पर्पज़ से। लेकिन सिंगापुर और मलेशिया और इंडोनेशिया में दोनों पर्पज़ से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों पर्पज़ से, उनका भी हलाल स्टैंडर्ड छपता है। स्टैंडर्ड नंबर 100 ISO स्टैंडर्ड 9000 के तहत पूरा छपता है, और उसके मुताबिक कोई चीज़ आ रही है, जा रही है, तभी उसको अलाउ करते हैं। चुनांचा अब अगर हमारे 200 क्लाइंट हैं इस वक्त या 250, तो उसमें से मुश्किल से गोश्त के क्लाइंट तो 10-15 हैं बस, मुर्गी और बकिया 180 और 90 जो कंपनीज़ हैं वो प्रोसेस फूड हैं। ये चॉकलेट है, ये जो कैडबरी है, ये आजकल अमेरिकन कंपनी ख़रीद लिया, उसका नाम है मोंडलीज़। उसकी फैक्ट्रीज़ पूरे यूरोप में फैली हुई है, पोलैंड है, ये है, जर्मनी है, इधर है, उधर है, देहात में, सब जा के हमें देखना पड़ता है। और पूरा एक प्रोसेस है। तकरीबन 15-20 सफ़े की एक चेकलिस्ट होती है हमारे ऑडिटर के पास, जो यानी क्लॉज बाय क्लॉज जो है उसको चेक करता है कि ये है कि नहीं तुम्हारे रिकॉर्ड में, ये है कि नहीं तुम्हारे रिकॉर्ड में, और ये चीज़ है कि नहीं। और फिर आखिर में सुबह से शाम तक देखने के बाद ये बताना पड़ता है कि आपके यहाँ फ़लाँ चीज़ें मिसिंग है, इसको अगर आप ठीक कर लें इतने दिनों में तो आपकी जो है सर्टिफिकेट बहाल की जा सकती है, वरना सस्पेंड हो जाएगी अगली एक्सपायरी डेट के बाद ख़त्म। चुनांचे इस सिलसिले में हयतुल मुवासफ़ात वल मक़ायीस शरइया के नाम से यूएई गवर्नमेंट ने भी बनाया है। इयाक कहते हैं उसको अंग्रेज़ी में शॉर्ट उसका, लेकिन अरबी में मैं नाम बता रहा हूँ, हयतुल मुवासफ़ात वल मक़ायीस शरइया। और दुबई म्यूनसिपलिटी ने भी ये मेयार बनाया है। चुनांचा अगर किसी भी पोर्ट पर कोई चीज़ आती है, अगर वो सब्जेक्ट है हलाल और हराम की, यानी ड्राई नहीं है एकदम से, तो पोर्ट वाले उसको उस वक्त तक रिलीज़ नहीं करते जब तक कि उसके साथ सर्टिफिकेट ना हो हलाल की। चुनांचा हम लोगों को कभी कभी बहुत अर्जेंट कि भाई हमारा माल रुका हुआ है फ़लाँ पोर्ट पर, और हमने नोट नहीं किया, हमारी सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गई थी, तो हमें जल्दी उसको एक्सटेंड करना पड़ता है, और वो फिर से वो करना पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये गोया एक ग्लोबल अवेयरनेस है और ग्लोबल कंज्यूमर डिमांड है, और इसमें कुछ हुकूमतें, कुछ सेमी हुकूमतें, यहाँ तक कि मतलब, और अगर मैं दूर जाऊँ न्यूज़ीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में जितना वहाँ शीप और उसकी जो रेयरिंग होती है, और पूरा हज में भी वहीं से आता है, और खलीज में लाइव एनिमल वहाँ से आते हैं, ज़बहशुदा भी आते हैं। फिर ब्राज़ील जैसे दूर दराज मुल्क में जो कि मशहूर है बीफ में वहाँ भी हलाल अथॉरिटी है। तो ये एक ऐसा ग्लोबल सप्लाई चेन जिसे कहते हैं आजकल, ग्लोबल सप्लाई चेन। आपकी टेबल पर जो है स्टेक पता नहीं किस मुल्क में बना है, कहाँ से उसके वो है और कैसे इंपोर्ट होके आया है। ख़ास तौर से 5 स्टार होटलों में, दुबई वगैरह और सऊदी अरब में 5 स्टार होटलों में जो कुछ इतने अच्छे खाने होते हैं वो सब सर्टिफाई होते हैं। तो एक दिन आपको फ़ुकाहतन अर्ज़ कर रहा हूँ कि एक दिन हमारे पास रिक्वेस्ट आई कि स्कॉटलैंड से जो फार्म फ़िश जाती है उसके लिए भी सर्टिफिकेट चाहिए। हमने कहा कि फ़िश के लिए तो सर्टिफिकेट नहीं होती है। कहने लगे वो दुबई हुकूमत ने कह रखा है तो अब हम मजबूर हैं, तो मछली के लिए भी सर्टिफिकेट हमने इशू की। लेकिन अभी भी आपके इत्तला के लिए मछली की जो अफजाइश होती है फार्मिंग में वो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और मछली को मारने का तरीका भी कॉम्प्लिकेटेड है। इलेक्ट्रिक शॉक से मारते हैं आजकल, और उनको जो खिलाते हैं फीड जो है मुर्गी को या मछली को, वो उसके इंग्रेडिएंट में हमें देखने पड़ते हैं। और एक लफ्ज़ है फ़िक़्ह में जल्लाला, कि जो लोग जो जानवर नजासतों पर पलते हैं
उनको तथहीर करने का तरीका है, एक हीला है, 3 दिन तक उनको आइसोलेशन में, डिकंटामिनेशन में रखा जाए। खैर वो सब भी करना पड़ता है, समझाना पड़ता है, लेकिन ये सब मसाइल हैं जो अब ऐसे ऐसे गैर मज़ान में आ रहे हैं, ऐसी जगहों पे आ रहे हैं जहां हम सोच भी नहीं सकते थे कि ये मसला होगा। यहाँ तक कि अब मैं अगर लतीफ़े आपके साथ शेयर करूं तो आजकल जो नोट है आपकी, तो कागज़ वाली नोट है, बरतानिया में प्लास्टिक की नोट होती है, प्लास्टिक की, उस पर वो चिकनी, अगर आप उसको फाड़ना चाहें तो फाड़ नहीं सकते नोट को। तो 5 का नोट जब पहली मरतबा आया तो उसके बारे में पता ये लगा कि उसके ऊपर जो चिकनाई है वो गाय की चर्बी की है। तो हिंदू कम्युनिटी ने, मुसलमानों ने कुछ नहीं, हिंदू कम्युनिटी ने हंगामा किया कि ये क्या हमारी मुक़द्दस गाय की वो बेहुरमती हो रही है। तो काफ़ी पावरफुल कम्युनिटी है, 500,000 से ज़्यादा, यानी कई मिलियन लोग हिंदू हैं इंग्लैंड में। तो हुकूमत को और बैंक, सेंट्रल बैंक को बदलना पड़ा वो नोट। तो हलाल के मसाइल देखिए नोट तक भी पहुंच गए माली मामलात के अलावा। फिर आजकल हम ये डिस्कवर कर रहे हैं कि जो कार्डबोर्ड में पैकेजिंग होती है ना फूड की, उसमें भी टाइलो रहता है, उसमें भी अंदर चिकनाई उसके लिए लगे रहते हैं। तो हम आजकल ये भी मांग रहे हैं कि जिसने कार्डबोर्ड बनाया है वो ये लिखे कि इसमें जानवर की कोई हिस्सा नहीं है, और हाँ, जानवर के कोई अज्जा इस्तेमाल नहीं हुए हैं, और जानवर के बजाय फिर पोर्क का कोई हिस्सा नहीं इस्तेमाल। तो नो पोर्क या नो एनिमल की का डिक्लेरेशन हम लेते हैं। अगर डिक्लेरेशन नहीं है तो सर्टिफिकेशन मांगते हैं हम उनसे। अच्छा, इससे क्रॉस सर्टिफिकेशन का एक ऐसा निज़ाम बन गया है। यूरोप के में अंदर 27 ममालिक है ना, यूरोपियन यूनियन में बरतानिया 28वां या 27वां मुल्क था। तो अब हर मुल्क में ये अथॉरिटी और हलाल सर्टिफिकेशन का मेकनिज़म है। कोई चीज़ यहाँ से आ रही है, उधर से आ रही है, उसके इंग्रेडिएंट्स, उसके अज्जा जो हैं वो कहीं इधर से बन के आ रहे हैं, कहीं उधर से आ रहे हैं, केमिकल कहीं से आ रहा है। तो अभी तो फूड ही था, उसके बाद अब शुरू हो गया कॉस्मेटिक्स में भी, दवाओं में भी जेलेटिन और दूसरी चीज़ें आती हैं। तो खाने के अलावा फूड, यानी मीट के अलावा, फूड प्रोसेस फूड के अलावा मेडिसिन में भी इंग्रेडिएंट्स को देखना पड़ता है, इंजेक्शन में भी इंग्रेडिएंट्स को देखना पड़ता है। इसके लिए मौलवियों की एक्सपर्टीज़ काफ़ी नहीं है, इसके लिए केमिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट रखने पड़ते हैं, और ये दोनों मिलकर फैसला करते हैं देखकर। वरना अब यानी हमारी अपनी दरस निज़ामी की तालीम के ज़रिए ये चीज़ नहीं समझ में आ सकती, और ना हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं। अल्कोहल की 50 किस्में होती हैं। अल्कोहल जिसे हम कह देते हैं कि भाई अल्कोहल हराम है, ये एक बहुत ही मतलब कि मासूमाना स्टेटमेंट है, अल्कोहल हराम है। सॉरी, यानी लफ्ज़ अल्कोहल को हम समझ रहे हैं शराब, लेकिन उसका कोई ताल्लुक़ शराब से नहीं है। अल्कोहल एक केमिकल है जिसका एक जुज़ शराब में भी होता है। और अल्कोहल तो यानी वो जो केमिकल है वो तो नेचुरल चीज़ों में भी पाया जाता है, जूस में पाया जाता है, लेकिन इतनी थोड़ी मिक़दार में होता है कि वो निगलेजिबल होता है, यानी आप उसको वो कर सकते हैं। तो उसके लिए भी मेयार हमने मुकर्रर किया कि भाई 0.5% से कम हो तो ठीक है। जो फ्रूट जूस हैं, जो पैक्ड जूस होते हैं, उसमें ऑटोमेटिकली अल्कोहल बन जाता है, ऑटोमेटिकली। तो खैर, यानी ये इल्म के शोबे और तजुर्बे के शोबे इतने बढ़ते जा रहे हैं कि इसके लिए माहिरीन, केमिकल इंजीनियर और फूड टेक्नोलॉजीज़, फूड इंजीनियर और हुकूमतों के डिपार्टमेंट जो मेयारात बनाएँ, जो स्टैंडर्ड बनाएँ, इस सब ज़रूरत है। और ये माशाल्लाह अरबी में, अंग्रेज़ी में, दोनों ज़बानों में मिलते हैं, बहुत ही प्रिसाइस उसके साथ। मसलन सिर्फ ज़बही का मसला नहीं रहा है, ज़बह में आसानी के लिए जानवर को हल्का सा इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं कि वो ज़रा ज़्यादा हरकत ना करे, मुश्किल ना हो ज़बह करने वाले को, जो स्टनिंग कहते हैं उसे ना। तो स्टनिंग जिन लोगों के नज़दीक हलाल हराम का मसला नहीं है, वो इतनी ज़ोर से स्टनिंग लगा देंगे कि वो अधबरा या 80-90% मर जाए, बस हाथ लगाना हो तो वो भी नहीं काबिल कबूल है। तो इसका भी मेयार आलमी तजुर्बे के बाद बनाया गया है कि एम्पीरेज कितना हो, कितना वोटेज हो, और उस वोटेज का
जो करंट लगाया गया है ये शीप को या मुर्गियों को, उसका पूरा रिकॉर्ड होता है कि 24 घंटे में किस मिनट किस घंटे कितना वॉटेज था, वो भी हमको चेक करना पड़ता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि शॉक से ही मर जा रहे हों सब। और कभी कभी हमें तजुर्बा भी करना पड़ा कि वो शॉक लगाने के बाद जानवर को अगर छोड़ दिया जाए तो वो खुद से खड़ा हो जाए, ये भी तजुर्बा करना पड़ा हमें। कुछ यूरोप में, कुछ दूसरी जगहों पर करके अपने आप को इत्मीनान दिलाने के लिए हम खुद उलमा ने किया कि हाँ भाई, ये जो इलेक्ट्रिक शॉक मेजर्ड हल्का सा जो दिया जाता है, बहुत ही एक क्वान्टिफाइड, जो यूएई गवर्नमेंट ने उसके वॉटेज वगैरह सब बाकायदा डिक्लेयर किए हुए हैं उलमा की निगरानी में, वो भी हमें चेक करना पड़ता है। तो देख लीजिए कि जो छोटी सी चीज़ जो हम बकरीद में देखते हैं कि हर आदमी छुरा फेर रहा है वो ज़माना गया, और अब उसके लिए बाकायदा सीखना सिखाना समझना पड़ता है, और उसके लिए टेक्नोलॉजी है कि उसको आसान कैसे बनाया जाए, है ना। और फिर उसके बाद काफ़ी कवानीन है कि कितनी देर ब्लीडिंग, जानवर को ज़बह करने के बाद उसकी खाल उतारने से पहले कितना सेकंड और कितना मिनट फासला होगा, वो पूरा एक चक्कर होता है, वो भी हम गिनते हैं, देखते हैं। फिर उसके बाद उसकी आगे स्किनिंग होती है, फिर उसके बाद वो उसके और प्रोसेसिंग, चेकिंग। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का एक बंदा भी होता है जो ये चेक करता है कि हेल्थ और हाइजीन के लिहाज से, दोनों लिहाज से, जानवर जब आता है मज़बह खाने में तो उस वक्त एक एनिमल वेलफेयर ऑफिसर गवर्नमेंट की तरफ से, ये हमारा इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो चेक करता है कि जानवरों को बड़ी बुरी हालत में दबा के, प्यासा भूखा मार के तो नहीं लाया गया है, ये चेक। फिर वो तो मज़बह खाने के दरवाज़े तक चेक करता है। फिर उसके बाद ज़बह होने के बाद भी एक वेटरनरी माहिर होता है जो ये चेक करता है कुछ अलामात से ज़बहशुदा जानवर के कि ये जानवर फ़िट था कि नहीं, फ़िट है कि नहीं कंजम्पशन। वो बाज़ वक्त वो रिजेक्ट कर देता है, बिन में डाल देता है उठा के। वो खड़े होकर हर मुर्गी और हर जानवर को चेक करता है। ये गवर्नमेंट, ये दोनों शुरू और आखिर में गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, फूड स्टैंडर्ड एजेंसी के लोग करते हैं, और बीच में हमारा काम होता है, हमारे ज़ाबिह भी होते हैं या हमारे निगरां होते हैं। और फिर उसके बाद जब जानवर का जिस्म खाल उतारने के बाद फिर उसमें कुछ रेगुलेशन है कि इतने देर तक वो ठंडा होगा तब जाके उसको काटने की इजाज़त है, बग़ैर यानी गरम काटने की इजाज़त नहीं है। इस कदर कानून भी है, यूरोपियन यूनियन में बहुत सख्त कवानीन बनाए गए हैं और अच्छे कवानीन बनाए गए हैं हमारी भलाई के लिए। चूँकि हम लोग आदी हैं किसी कानून की पाबंदी ना करने के, माफ़ कीजिएगा मैं कोई तौहीन नहीं कर रहा हूँ, चूँकि हम लोग एक इनफॉर्मल, मैं भी इसी माहौल में पड़ा बड़ा हूँ, ये हम क्योंकि कर दो जैसा भी। बकरीद के दिनों में जानवर भागते हैं, याद होगा आपको और लोगों को ज़ख्मी करते हैं, ना तजुर्बाकार लोग, उनकी छुरियाँ भी हट जाती है, सब चीज़ें गुजरते हैं। तो इसलिए इन सब को ख़त्म करने के लिए चुनांचा यूके में तो अलाउ ही नहीं है कि आप ज़बह करें, इल्ला है कि आप ने ट्रेनिंग ली हो, इल्ला है कि आपका अपना फार्म हो और आप अपने फार्म में जानवर बढ़ाते हो और आप अपना प्राइवेट ज़मीन में कर लें, पब्लिक ज़मीन में नहीं। एक मरतबा ईरानी डिप्लोमेट, उसने दीनी जज्बे में अपने घर के सामने ही ज़बह किया, खून वहीं नाली में अब उसको कुछ कर भी नहीं सकते, लेकिन वो मीडिया में बहुत अच्छी तरह आया कि भाई ये देखो मुसलमान बकरीद पे इस तरह करता है। खैर उसके बाद से वो बंद हो गया, मतलब कि अब तो उसके बाद क्या हुआ है कि मुसलमानों ने कुर्बानी ही छोड़ दी। देखिए मैं वहाँ चूँकि एज ए वाइस भी हूँ, एज ए इमाम मस्जिद भी हूँ, तो मैं चीखता चिल्लाता रहता हूँ भाई कुछ कुर्बानी यहाँ भी करो, तुम्हारे बाल बच्चे जाने सीखें, वरना सबसे आसान लगता है कि 150 पाउंड का चेक लिखा और गरीब ममालिक में कुर्बानी करवा दी। और ये हमारे चैरिटी वाले उसकी मार्केटिंग, इज्तिमाई कुर्बानी का जो यहाँ रवाज है वो हमारे यहाँ भी है तो लोगों ने एक्सपोर्ट कर दी कुर्बानी। इन कुर्बानी का पूरा अमल जो है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे चला गया है। खैर उसके भी फ़ायदे हैं, लेकिन अब हम उलमा का काम यह है कि हम उसको कहते हैं कि कुछ यहाँ भी करो, लेकिन
मैं आज 45 साल में, मेरे ख्याल से 40 साल तो मैंने वहीं किया होगा, 3-4 साल से मैं भी थक गया हूँ। मतलब है कि मैं हैंडल नहीं कर पाता कि इसको तकसीम कर सकूँ, उसको लाने का कर सकूँ, तो मैं भी बाहर करवाने लग गया हूँ। लेकिन ये कि नौजवान जो लोग हैं जो इसको कर सकते हैं, उनको अभी भी बहुत से लोग हैं जो करते हैं, खुद ही कुर्बानी या करवाते हैं और उसको हैंडल करते हैं, देते दिलाते हैं। यहाँ तक कि हमने ये भी फतवा दिया कि गैर मुस्लिमों को भी दो भाई, पड़ोसियों को भी दो, अपने रिश्तेदार नहीं हैं वहाँ, तो छोटी फैमिली है और मुसलमान कम है आपकी आबादी में, तो वो दो। तो ये सब जो मुख्तलिफ़ पिछले 40 सालों में जो मसाइल हमारे सामने आए हैं, उसका मैंने एक तायराना नज़र आपको दी है। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ये पूरा काम जो है ये कोई वॉलंटरी नहीं है, बाकायदा सर्टिफिकेशन की फ़ीस है, ऑटोमेटिक एप्लीकेशन सिस्टम है और उसका लिखा हुआ स्टैंडर्ड है, उसका लिखा हुआ प्रोसीजर है। जो आलिम या ऑडिटर और कमेटी हर एक की जो है उस ज़िम्मेदारियाँ और वो सब है, सबके साइन सिस्टम है और सबको उनके वक्त देने का प्रॉपर कंपनसेशन और उनकी उजरत दी जाती है। तो मतलब है कि ऐसा भी नहीं है कि सस्टेनेबल नहीं है, बिल्कुल सस्टेनेबल है। इसमें हुआ ये है कि मलेशिया, इंडोनेशिया और एक वर्ल्ड हलाल काउंसिल है, वो लोग आलमी इसकी मीटिंग करते हैं, वर्ल्ड हलाल काउंसिल की। चुनांचा जैसे कि खलीज में, सऊदीया में है, मलेशिया और इंडोनेशिया में है, सिंगापुर में है, तो तुर्की हुकूमत ने भी अपना एक मेयार बनाया है और हर एक कम्पीट कर रहा है कि अच्छे से अच्छा मेयार बनाए, अच्छे से अच्छी प्रोसीजर और प्रोसेसिंग हो। हम जो हलाल फूड अथॉरिटी हैं, हम अथॉरिटी नहीं हैं, बल्कि हम गोया ये जो मुख्तलिफ़ ममालिक के जो स्टैंडर्ड है उसको नाफिज करने वाले हैं। चुनांचा उन ममालिक के ऑडिटर आके हमारी निगरानी करते हैं कि हम कैसे कर रहे हैं यहाँ। हम निगरानी करने वाले ऑडिटर की निगरानी करते हैं, वो साल में 2 साल में या 1 साल में आकर। चुनांचा GSO स्टैंडर्ड जो गल्फ़ का है ना, आप लोगों को तो पता ही है। तो ये सब चीज़ें हमें करनी पड़ती है और उसमें थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ जाती है, किसकी, वो जो मैन्युफैक्चरर की है, लेकिन उसकी वजह से उसका एक्सपोर्ट बढ़ जाता है। अब इसमें यह है कि मसालिक का जो इख्तिलाफ है, हनफी, शाफ़ी है ना, दूसरे मसालिक का, वो भी आता है। मसलन इंडोनेशिया पूरा शाफ़ी है, मलेशिया पूरा शाफ़ी है, वो लोग इस्तिहाला को नहीं मानते हैं। इस्तिहाला यानी केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, जेलेटिन जैसे। तो एक दिलचस्प है, आप लोगों को समझ में ज़्यादा आएगा। एक पेस्ट है, उसका नाम है मार्माइट, पता नहीं यहाँ मिलता है कि नहीं, नहायत कड़वा होता है। हाँ, नहीं, टूथपेस्ट नहीं है वो, उस पर टोस्ट पे नाश्ते में लोग खाते हैं डाल के। हाँ, मार्माइट, हाँ, MARMIT, बहुत कड़वा होता है। और वो शराब बनने के बाद जो मटेरियल बच जाता है उससे बनता है। तो चुनांचा हनफी फ़िक़्ह के लिहाज से तो वो उसकी शक्ल बदल जाती है, यानी जो न उसमें नशा होता है, न उसमें ओरिजिनल कोई चीज़ होती है, एक तीसरी चीज़ बन जाती है। लिहाजा केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन की, जैसे शराब अगर सिरका बन जाए तो जायज़ है ना, लेकिन शवाफ़े हैं कि यहाँ सिरका बनाने के लिए आप कुछ इलाज नहीं कर सकते शराब का, खुद ही से बन जाए तो ठीक है। चुनांचा वो मानते नहीं, हालांकि वो भी मानते हैं, लेकिन कि वो उसको कसदन करना मना करते हैं। तो जो मार्माइट यूके से हमारे हनफी स्टैंडर्ड के लिहाज से बिल्कुल हलाल है, और जब वो जाता है सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया, वहाँ ज़ब्त हो जाता है अगर उस पर हलाल लिखा हो तो। अगर उस पर हलाल न लिखा हो तो वही चलिए आम पॉपुलेशन के लिए है, मुसलमान खाए या गैर मुस्लिम खाए, उसके आशिकीन दुनिया में होते हैं जो उसके कड़वे, जैसे करेला के आशिकीन करेला और नीम चढ़ा जो तो ये फूड में भी ऐसी चीज़ें हैं। तो मैं तो ये यानी आपको एक स्टोरी के अंदाज़ में मैं पूरी इंडस्ट्री और पूरा प्रोसेस बता चुका हूँ। इसको halalfoodauthority.com पे आप जाके देख लीजिए, उसमें सब चीज़ें मिल जाएंगी। और शरिया बोर्ड के भी 7-8 हम मेंबर हैं,
और 10-15 ऑडिटर हैं। और यूएई गवर्नमेंट की ये रिक्वायरमेंट है कि जब ऑडिट पे जाएं तो सिर्फ टेक्निकल ऑडिटर ना हो, एक मौलवी भी हो ज़रूरी, क्योंकि ये शरई मसला है। तो एक टेक्निकल ऑडिटर कैसे वो करेगा, तो ऑडिटर हो। फिर इंडोनेशिया वालों ने आके कहा कि जो सर्टिफिकेट आप इशू करते हैं वो चीफ़ एग्जीक्यूटिव की साइन से इशू करते हैं, वो भी सही नहीं है वो शहादत अल हलाल, इस पर एक आलिम की सर्टिफिकेट दस्तखत होनी चाहिए। तो अब बिला मुआवजा कि मेरी दस्तखत हज़ारों उस पर जाती है, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव की और एक शरिया बोर्ड के चेयरमैन की साइन से जाता है। कहीं भी, और रेस्टोरेंट में हो, दुकानों पे हो, या पोर्ट पे जो जाता है, वो दोनों की साइन से साल भर के लिए इशू होती है। और आजकल तो सब डिजिटल सिस्टम है, तो डिजिटली होता है। मैं तो यहाँ हूँ लेकिन मेरी सिग्नेचर उड़ती रहती है। तो मैं तो समझता हूँ कि मैंने सारे पहलू कवर कर दिए हैं। अगर कुछ रह गया तो सवाल जवाब में हो जाएगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और मैंने फ़ुकाही अंदाज़ में आपको समझाने की कोशिश की, उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी बात। हमें पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला जो है ना फार्मिंग मुर्गी का पेश आता है। जी जी, इस हवाले से क्या तहकीक है कि ये हलाल है या क्या? पाकिस्तान के बारे में मुझसे न पूछिए, मैं तो 12 साल के बाद आया हूँ। 2013 में मैं यहाँ था। एक मुर्गी के ऊपर ज़िबा कर रहा होता है, ऊपर लाइन में जाके स्टन करके एक साथ? नहीं, एक हमारे यहाँ एक करता। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल 100%। अच्छी खासी तादाद में जानवर होते हैं। हाँ बिल्कुल नहीं, वो तो बाकायदा, यानी जो असेंबली लाइन होती है, एक आदमी हैंडल नहीं कर सकता, 2 या 3 ज़ाबे खड़े रहते हैं बैक वक्त मुर्गी वाले में। आई यूज्ड टू बी अ रिपोर्टर इन जंग लंदन। वहाँ सबसे ज़्यादा जो कसरत के साथ एक मसला रोज़ आता था खबर के तौर पर, हाँ, वो ये था कि स्टनिंग जो जी वाली और मज़हबा के दरमियान, मुफ्तियाने किराम के दरमियान भी एक कन्फ्यूजन रहती थी कि हलाल है या हराम है। जी, इज इट स्टिल कन्फ्यूजन और डिक्लेयर्ड? असल में कुछ लोगों ने इसको मार्केटिंग टूल बना लिया, स्टन एंड नॉन स्टन। कुछ लोगों ने अब गोया कि नॉन स्टन जो है ज़्यादा हलाल है और स्टन वो कम हलाल है लेकिन शुरू में ऐसा था कि ये जो वोल्टेज वगैरह था ना इलेक्ट्रिक शॉक का, इसका कोई निज़ाम नहीं था कि कोई लिमिट हो किसी अथॉरिटी की तरफ से। तो शुरू में जो रिसर्च आई उसमें ये आया कि मुर्गियां तो अक्सर मर जाती हैं इससे, क्योंकि वो रेगुलेटेड वोल्टेज नहीं था। लेकिन जब से ये यूएई गवर्नमेंट और सऊदी गवर्नमेंट के जो माहिरीन का तैयार करदा मेयार आया, उसमें सब चीज़ें कंट्रोल्ड हैं। और वो दो मेथड हैं, एक स्टन टू किल और स्टन टू इमोबलाइज। तो इमोबलाइजेशन के लिए वो जो वोल्टेज है या वोटेज है वो कम, बहुत ही यानी ह्यूमेन इस्तेमाल किया। देखिए कभी कभी आपने अगर शॉक लगा हो आपको ये 240 वाला, तो कैसे पूरा जिस्म हिल जाता है, लेकिन कोई ऐसी लीथल तो नहीं होता है ना। लेकिन हम तो बड़े जिस्म हैं, छोटे मुर्गियां को उससे भी कम नुकसानदेह होता है। तो एक ज़माने में ये था, लेकिन अब टेक्निकली, साइंटिफिकली और क्लिनिकली प्रूव है कि मरते नहीं हैं जानवर लिमिटेड शॉक देने से। और ये जो लोग बहुत पहले से इसकी मार्केटिंग कर रहे थे, जिनका यही एक तुर्रे इम्तियाज़ और लोगो बन गया था, वो आज तक ये गलतफहमी मुसलमानों में रख रहे हैं कि वो स्टन वाला जो है वो उसमें शुबा है। तो जायज़ किया जी बिल्कुल उससे भी आगे जा रहे हैं। जी हाँ, बाज़ लोग ज़्यादा बनना चाहते हैं, लेकिन जैसे कुछ लोग जैसे ग्लूटीन फ्री GLUTE एक ख़ास केमिकल होता है जो कुछ लोगों को जिस्म में रिएक्शन देता है। तो ठीक है, एज ए चॉइस कि भाई अगर आपको चाहिए यानी हल्लुल हलाल तो सॉरी मैं पता नहीं अरबी तो आप वो चले जाइए वहाँ से ले लीजिए। लेकिन मतलब है कि किसे मालूम कि क्या हल। हमें तो बात मालूम हुआ कि जो लोग बहुत मैनुअली करते हैं ना बग़ैर स्टनिंग के, उसमें ज़्यादा गलतियां होती हैं और ज़्यादा ब्लंडर होता है।
देखिए जब मुर्गी फड़फड़ा रही होगी 10, 20, 25, तो आप कितने को कैसे कंट्रोल करेंगे? तो स्टनिंग करने से गोया एक स्मूथ लाइन हो जाती है और वो चंद सेकंड के लिए वो हो जाती हैं। तो ये जो लोग ये हमको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि बग़ैर इलेक्ट्रिक शॉक के वो ज़्यादा हलाल है, उसमें गलतियों का इम्कान ज़्यादा है। अक्सर पूरी की पूरी गर्दन कट जाती है, जो कुछ लोगों के नज़दीक मकरूह है। फड़फड़ाहट में आदमी कुछ भी कर सकता है ना, तो दोनों ही में रिस्की है। अच्छा ये है कि हम एक दूसरे को कंडेम करने के बजाय जो आलमी तौर से मकबूल है उसको ले लें। जी सर यहाँ हाँ हाँ नहीं, ये इंडोनेशिया में मुस्लिम हुकूमत है ना, और इंडोनेशिया में तो 2.5 पाकिस्तान से भी ज़्यादा मुसलमान रहते हैं भाई। अच्छा, सिंगापुर में ऐसा है, सिंगापुर असल में मलेशिया का पार्ट था। तो मालूम ये हुआ, मैं ख़ुद विज़िट कर चुका हूँ, वहाँ एक सरकारी मुफ्ती भी होता है, एक सरकारी डिपार्टमेंट। वो लोग कोशिश करते हैं कि सिंगापुर वाले कोशिश करते हैं कि मलेशिया में जो काम हो उससे अच्छा हम करें। इवन इस्लामी डिपार्टमेंट भी सिंगापुर का और इफ़िशेंट है। तो चुनांचा देखिए, मैंने देखा उनके निकाह तलाक़ के प्रोसीजर, उनके फतवे का प्रोसीजर, मस्जिदों के निज़ाम का प्रोसीजर, हलाल और हराम का प्रोसीजर बेहतरीन है, एक्सलेंस है। सिंगापुर तो आप समझते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ों में आलमी मेयार बनाने वाला है। तो गैर मुस्लिम होते हुए उन्होंने मुसलमानों के लिए बहुत अच्छा रखा है। मस्जिदों का पूरा मेयार है, यूनिफाइड, जैसे वज़ारतुल औक़ाफ़ होती है ना, उस तरह की वज़ारत बना रखी है। मुई कहते हैं शायद उसको, या मुझे याद नहीं है उसका क्या नाम है। लेकिन अगर किसी गैर मुस्लिम हुकूमत में मुसलमानों को एक प्रॉपर सिस्टम की इजाज़त है तो वो सिंगापुर की है। आप उसको देखिए, मैं ख़ुद उसके निकाह के फार्म, उसके तलाक़ के फार्म और उसके ये सब बहुत ही वेल रिसर्च है, मैंने ख़ुद देखा है। आप भी देख लीजिए। हाँ नहीं, उनकी कोई मुदाखलत नहीं होती। वो तो सिर्फ़ उलमा को बैठा के कहते हैं कि तुम जो तय कर लो वो हम कानून बना देंगे, बस सिंपल मसला है। मैं मुफ्ती सिंगापुर के मुफ्ती से मिला हूँ, उनके पास पूरी कमेटी होती है और जो मुसलमान कम्युनिटी मिल के कहती है। चुनांचा वाकई यानी आप कभी जाइए या सुनिए तो सिंगापुर के बहुत अच्छी मिसाल है। सॉरी, आप क्या जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में आर्टिफिशियल मीट के हमारे जानने वाले हैं, वो कैनेंस में होते हैं। उन्होंने कहा था कि कैनेंस के बाकी ब्रांचेज में उन्होंने खास मलेशिया का नाम लिया था कि वहाँ वो सर्टिफाइड है, वो वहाँ खिला रहे हैं। इस हवाले से आप क्या रह रहे थे? नहीं, इस मामले में अभी तक हम लोग गौर फिक्र कर रहे हैं कि लेबॉरेटरी में ग्रो किया हुआ मीट हलाल है कि नहीं। असल में एक खुलिया लेकर, जानवर का एक खुलिया लेकर उसको ग्रो करते हैं केमिकल से, और वो मल्टीप्लाई होके वो बन जाता है पूरा। एक बर्गर है, उसका नाम है इम्पॉसिबल बर्गर, सुना है अमेरिका में, और वो लैब ग्रोन मीट से है। अभी तक उस पर रिसर्च उलमा अभी तक सोचना शुरू नहीं किया। भाई इधर दिमाग वो होने वाली बात है ना। मैं अभी अमेरिका में था तो यहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी के जो लोग हैं, आईफानका के नाम से एक इदारा है, बहुत अच्छा रिसर्च करता है। आईफानका, हाँ, बहुत अच्छा इदारा है। वहाँ मैंने देखा कि काफ़ी रिसर्च उन्होंने की है ये लैब ग्रोन मीट पर भी, और ये जो इंसेक्ट अफ्रीका और फार ईस्ट में कीड़े मकोड़े से भी आपको रेस्टोरेंट में मिलते हैं भुने हुए चने की तरह। सॉरी, तो उस पर भी मुबाहिसा जारी है। अच्छा, नहीं, हम मुझे मालूम नहीं। अच्छा, अच्छा, ठीक है। नहीं, मेरे इल्म में नहीं है। हाँ, जैसे KFC है ना यहाँ, तो हम KFC को सर्टिफाई करते हैं वहाँ,
KFC की 1100 ब्रांचेज़ हैं, तो 1100 में से 125 ब्रांचेज़ हलाल सर्व करती हैं, क्योंकि गैर मुस्लिम भी ज़्यादा पॉपुलेशन है तो उनको सर्व करते हैं। चुनांचा KFC का जो चिकन है वो बाकायदा गैर स्टन यानी बग़ैर वो किए हुए और हाथ से ज़बह की हुई होती है, और मुसलमान बहुत खुशी से खाते हैं उसको। और उसका मेयार और जो आम चिकन शॉप का मेयार है, आप कभी देख लीजिए, बहुत ही आला किस्म का होता है, टेस्ट में और इसके एज में फ़र्क होता है। तो जहाँ जहाँ सर्टिफिकेशन सिस्टम है तो मानते हैं लोग। सर पहले आप बता रहे थे कि इंग्रेडिएंट्स जो हैं उनके नाम लिखे होते थे। जी। हाँ। कोड्स लिखे होते हैं। हाँ। तो इन कोड्स को डिकोड करने के लिए और दीगर साइंटिफिक प्रूफ्स के लिए आपने खुद ही एक चीज़ कही कि दर्स निज़ामी की डिग्री इज़ नॉट इनफ फॉर ऑल दिस। जी। साथ में साइंटिस्ट होते हैं या आपके शरिया बोर्ड के साथ या उलमा किराम भी की जो मुशावरत है वो काफ़ी है। तो असल में अब कोड का सिस्टम मिनिमाइज़ हो गया है, और आजकल अगर गूगल में आप टाइप करेंगे वो कोड तो वो पूरा इंग्रेडिएंट दे देगा उसका। तो चुनांचा जो हमको इंग्रेडिएंट पेश किए जाते हैं वो फार्मूला होता है जो सीक्रेट होता है। हम नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करते हैं कि हम इसको किसी को दिखाएंगे नहीं, तो जाके वो हमें दिखाते हैं कि फ़लाँ चीज़ में ये चीज़ें हैं, और वो चीज़ें कहाँ से बनी हैं, केमिकल हैं, एनिमल सोर्स से हैं, वेजिटेबल सोर्स से हैं, या नेचुरल सोर्सेज से हैं। जैसे पानी है, पानी, शक्कर और मुख्तलिफ़ किस्म के नबातात और ये सब चीज़ें। तो हमको हर कमेटी में नए प्रोडक्ट्स और नए इंग्रेडिएंट्स के सोर्सेज भी देखना पड़ता है। आप यकीन करें कि बहुत हार्ड वर्क है और तवज्जो चाहता है। ये मेरा मकसद है कि अब जो है वो जो आसानी का ज़माना है कि आँख बंद करके ईमान ले आओ, कोई भी कह दे, है ना। वो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर का एक लतीफ़ा है, मैं इसलिए शेयर कर। अब्दुल्ला इब्न उमर मशहूर सहाबी, वो ग़ुलाम आज़ाद करते थे बहुत, है ना। तो उस ग़ुलाम को पहले आज़ाद करते थे जो नमाज़ी होता था। तो बाद में जब ये सब बात सबको पता लग गई तो जो नए नए ग़ुलाम वो ख़रीदते थे वो बड़े लंबी नीयतें बांधने लग गए। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर से लोगों ने कहा कि देखिए ये आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। कहने लगे कोई बात नहीं, इज़ा खदाअना बिस्मिल्लाह इन खदाअना, अल्लाह के नाम से कोई हमको धोखा दे दे तो हम मान लेते हैं। लेकिन अब वो ज़माना नहीं रहा मेरा ख्याल से अब्दुल्ला इब्न उमर का कि अल्लाह के नाम से दे दो। जो मांगते हैं वो पता नहीं कौन से प्रोफेशनल हैं कि ज़रूरतमंद हैं। तो अब ये ज़माना जो है छान फटक का वो ज़माना है, वो सादगी का ज़माना नहीं है। ये अगर आज की बात से आप लोग समझ गए हों कि भाई वो जो हुस्न ज़न और हुस्न वो था वो अब उल्टा है। मैंने सुना है कि यहाँ कराची में एक मुफ्ती साहब हैं, वो इस मामले में अच्छे जोक रखते हैं कि किस पर एतमाद किया जाए, किस पर नहीं एतमाद किया जाए, क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। बिकॉज़ माशरे में स्टैटिस्टिकली मालूम है। मैं अब अगर कहिए तो मैं वो एक बता दूं कि किसी को कर्ज़ देना बेवकूफ़ी और कर्ज़ देकर लेकर वापस देना महा बेवकूफ़ी। ये एक मुफ्ती साहब का कॉल है यहाँ कराची के। मैं नाम नहीं लेता। अब में जो है सऊदी अरब में एक अलबेक है, उसके बारे में लोग मशहूर करते रहते हैं। हालांकि वहाँ के उलमा के ज़रिए हलाल, और एक डॉक्स की जो है ना ब्राज़ील से चिकन आती थी, हम खा रहे हैं, वो अक्सर लोगों ने कहा था हालांकि हलाल चेक लिखा हुआ है, लेकिन क्योंकि वो हमने देखी नहीं हुई, बड़ी बात वहीं से कटी आई है। तो हम जब तक वो ज़िबा मिलती थी हम दुकान से जाके लेते थे, अब वहाँ ज़िबा मिलना ही बंद हो गया। नहीं, आप यकीन करें कि मैं ब्राज़ील से डॉक्स का, हाँ, हमारी जो हलाल फूड अथॉरिटी के सस्ती होती है। नहीं, हमारे हलाल फूड अथॉरिटी वाले ब्राज़ील तक जाते हैं, बाकायदा देखते हैं। और दुनिया में जहाँ भी कोई सर्टिफाइंग बॉडी है वो वन वे और द अदर वे उनकी सर्टिफिकेट हमारी नज़रों से गुज़रती है, क्योंकि उनका कोई ना कोई इंग्रेडिएंट या कुछ होता है। तो हमारे पास यूके में ये मालूमात है कि ब्राज़ील में फ़लाँ इदारे मोतबर हैं और फ़लाँ इदारे फ़ेक हैं। ऐसे भी होता है ना कि हमारे यहाँ भी यानी सिर्फ सुन के और पैसा लेकर सर्टिफिकेट देने वाले भी हैं। एक बम्बई का जोक है, मैं आपको बताऊं कि वो सऊदी गवर्नमेंट को जो सर्टिफिकेट जाती थी ना हलाल की, तब अब अगर सर्टिफाइड सिग्नेचर करने वाले मौलाना का इंतकाल हो गया है
तो उसको चेंज करने में कई महीने लगते थे। तो जब तक वो प्रोसेस नहीं शुरू हुआ, जब तक वो मरहूम मौलाना की सर्टिफिकेट ही चलती रही। ये मुझे बम्बई में बताया गया। सॉरी, ये सब चीज़ें आपको याद रहेंगी इंशाअल्लाह। लेकिन अभी खाने पीने की चीज़ों के अलावा जो प्रोसेस चीज़ें आ रही हैं उनको चेक करना कितना मुश्किल होगा। तो इसीलिए प्रोफेशनल पे एतमाद ज़रूरी होगा। और सील ऑफ अप्रूवल, यानी जैसे ब्रांडेड और अनब्रांडेड है ना, दवाओं में भी आजकल आपको तो हाँ कॉस्मेटिक, तो जब तक कि सर्टिफाइड ना हो किसी मोतबर इदारे से, उस वक्त तक हमें नहीं लेना चाहिए। सिंपल मसला ये है। सबसे आसान है ना कि भाई इतना जब मेहनत वाला काम है बैकग्राउंड में, तो प्रोफेशनल के ज़िम्मे होगा। और वो जब प्रोफेशनल सर्टिफाई कर ले तो हमें मान लेना चाहिए, क्योंकि हम खुद तो जाके तहकीक कर नहीं सकते, इम्पॉसिबल है ना आजकल। आपने बताया था कि आप लोग वक्तन फ़वक्तन या वंस a year या ट्वाइस a year आप कहते हैं। हाँ हाँ। तो क्या जब आप नहीं होते हैं बाकी दौरान में उनका प्रोसेस उसी हिसाब से चलता है? मेरे सर में कराची यूनिवर्सिटी में हलाल फूड पे भी हमारा हाँ चल रहा है। तो उसमें वो जो मैं तहरीक कर उसमें एक ये आया था कि कुछ ऐसी जगह है, ममालिक का नाम लिखा है, जहाँ पोर्क का भी सप्लाई होता है, पोर्क के बाद फ़ौरन हलाल मीट की सप्लाई होती है। तो वो जो वहाँ पर उनके जो पार्ट्स होते हैं, इंग्रीडियंट्स होते हैं, ज़्यादा बात है उसके मिक्सिंग का खतरा होता है। तो वो कहते हैं कि जब वो कभी हलाल वाले आते हैं वो उनको कुछ दिखाते हैं और प्रोसेस में कुछ और चल रहा है। ये आप लोग कैसे अश्योर करते हैं कि हाँ, ये इसका भी स्कैंडल हो चुका है। हमारे साथ खुद हुआ है कि क्रॉस कंटामिनेशन इसको कहते हैं टेक्निकल ज़बान में, कि अगर एक पोर्क की चीज़ गुजरी है एक से, और अगर उसको क्लीन भी करे तो भी उसके असरात रहते हैं। क्लीन, तो क्लीनिंग प्रोसेस जो है, यानी वो कितना डीप क्लीनिंग हुई है, किस केमिकल से हुई है, ये सब भी हम देखते हैं। तो इन बिटवीन प्रोडक्शन जो है क्लीनिंग प्रोसेस, ये बहुत ही स्टैंडर्ड। आपको अगर चाहिए तो मैं वो 25 जो चीज़ें हैं 15 पेज पर 30-40 चीज़ें जिनको टिक करना पड़ता है, उसमें से ये भी है कि इन बिटवीन प्रोसेसिंग क्लीनिंग का क्या प्रोसेस है, कितना डीप क्लीनिंग होती है, क्या केमिकल इस्तेमाल होता है या सिर्फ गर्म पानी इस्तेमाल होता है, सब। क्योंकि ऐसा हो चुका कि खुद हमारा सर्टिफाई किया हुआ एक स्कूल में मील था, उस पर पोर्क के डीएनए पाए गए। डीएनए का मतलब होता है बहुत ही हल्का उसका ट्रेस, जो कि आप ऐसे आमतौर से सफाई करने से नहीं जाता है केमिकल के बगैर। उसके बाद से फिर इस पर सख्ती हो गई है कि हम, आपको यकीन नहीं आएगा, उनकी पूरी मशीनरी में और उनके क्लीनिंग एजेंट एक एक केमिकल को चेक करते हैं हम, कि क्या आप इस्तेमाल करते हैं, इन बिटवीन क्या है, क्या प्रोसेस है। फिर उसके बाद स्टोरेज की जाके चेक करते हैं कि स्टोरेज में तो नहीं मिक्स किया हुआ है, कि शेल्फ बहुत लंबा सा है, उसी में इधर पोर्क भी है, इधर वो भी है। तो स्टोरेज और क्रॉस कंटेमिनेशन ये बहुत अहम चीज़ है। और पोलियो में ये शिकायत है कि जो पोलियो की वैक्सीनेशन थी, अच्छा में पड़ता था, तो हमारे कोयटा से डॉक्टर साहब ने मुझे इस्तिक्ता दिया, मैं ले गया। तो उस्ताद जी ने बताया कि हम इनके साथ बेल्जियम गए थे, बेल्जियम से इनकी वो वैक्सीनेशन आती थी। जो हमें वहाँ बेल्जियम में सैंपल्स दिखाए गए थे और जो यहाँ सैंपल्स दिखाए गए थे वो सेम थे। लेकिन जब हम मुफ्ती कराम ने मार्केट में देखा, मार्केट में जो सप्लाई थी वो कुछ उनके इंग्रीडियंट्स अच्छा हाँ। तो उसमें जो है ना, ये बाज़ों का सप्लाई में भी एक डंडी मारते हैं कि ठीक है, वो जो प्रोडक्शन है वो वही हो रही है, लेकिन सप्लाई किसी और चीज़ की हो रही है। इम्कान तो देखिए हमेशा रहेगा, कोई 24 घंटा आपकी निगरानी तो कर नहीं सकता। लेकिन आपको यकीन आए कि गैर मुस्लिम हजरात जो हैं वो इस मामले में ज़्यादा मोहतात हैं मुसलमान से। मुसलमान शरीयत को अपने घर की लौंडी समझता है और उसमें कंप्रोमाइज़ करता है, और गैर मुस्लिम वो डर के रहता है कि अगर मेरी ये चीज़ पकड़ी गई तो मेरी पूरी कंपनी बंद, उसका जो मादी नुकसान होगा वो ज़्यादा होगा उससे जो उसको फ़ायदा होगा नॉन कंप्लायंस से। तो वो कंप्लायंस ही में आफियत है उनकी। और मेरा तजुर्बा इस्लामिक फ़ाइनेंस में भी है और इसमें भी है कि गैर मुस्लिम हजरात जो है उनमें क्या इंटेग्रिटी को क्या कहेंगे उर्दू में, मैं उर्दू का लफ्ज़ नहीं मिल पा रहा है। नहीं इंटेग्रिटी, यानी उनका जो कहते हैं वही करते हैं। एतमाद होना, काबिल एतमाद होना बिल्कुल तकरीबन 99% है।
इल्ला कि जैसे हमारा कोई बंदा हो जो थोड़ा सा डंडी मार दे। ये लोग चूँकि उनका 100% बिज़नेस हमारे हलाल सर्टिफिकेशन पे है ना, तो वो अपने पूरे प्रोडक्शन को रिस्क पे नहीं डालेंगे, क्योंकि ये उनके लिए ख़ुदकुशी हो गई ना। समझिए, इंशाल्लाह ये नहीं होगा। हमारे यहाँ हम लोग बहुत हाई रिस्क चलते हैं ना यहाँ। अब देख लीजिए स्कूटर पे छोटे छोटे 3-3, 4-4 बच्चे लेके जाते हैं ये हाई रिस्क है ना यहाँ, जो मजबूरी में अलग कर रहा हूँ। यहाँ कराची ही में ऑयल जो तेल बनाते हैं, मैं एक फैक्ट्री में गया, वो हमारे इधर के करीब था। रात को जब वो तेल का प्रोसेस पे बहुत खुशबू आती थी, बच्चे बीमार होने लगे। अच्छे, तो हमने जब ऑफिसर्स तक रब्ता किया, कुछ बन नहीं पाया। फिर पूरे अहले मोहल्ला ने एक मुश्तरी का एक दरख्वास्त लिखी SHO साहब। जब हम वहाँ गए, हमने वहाँ जो मनाजिर देखे वो नाकाबिल बयान है। फिर उन्होंने कहा कि इसका मालिक एक ब्रिगेडियर साहब है और ये सिखाया जाता है बहुत बड़े ब्रांड की तेल की कंपनी। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन इनका जो प्रोडक्शन है वो ये है। प्रोडक्शन जब हमने देखा तो असल में देखिए, हम ही नहीं हैं अकेले। मैंने बताया ना कि गवर्नमेंट की एजेंसीज़ भी हैं, और UK गवर्नमेंट के अलावा यूरोपियन यूनियन की भी एजेंसीज़ हैं। तो मल्टीपल एजेंसीज़ का काम है ये, और हम बहुत मुतमईन हैं कि जो सरकारी इंस्पेक्टर हैं और जो यूरोपियन इंस्पेक्शन है वो हमारा आधा काम कर देते हैं। हमको सिर्फ हलाल का बिट ही देखना होता है, हम अपने जो हमने तय कर रखे हैं। जी जी, अच्छा अच्छा। मैंने उनका एक हफ्ते का कोर्स किया था लास्ट। उस वक्त उनका 2019 में उनका ये कहना था कि पाकिस्तान में चंद बच्चों को खिलाई जाने वाली या चिप्स या पापड़ के अलावा बाकी आप लोग ना फतवा नहीं दे रहा। जी जी, हमारा प्रैक्टिस रहा है, और अक्सर हलाल का टेक 2 नंबर यूज़ करते हैं। क्या UK में भी इसका काम हो रहा है हलाल का टेक 2 नंबर यूज़ करना? या नहीं, कोई नहीं कर सकता। देखिए, हलाल रजिस्टर्ड लोगो होता है, और रजिस्टर्ड लोगो को कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता बग़ैर इजाज़त के। करेगा तो उस पर फ़ाइन लग जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं उसको। यानी ये इसीलिए लोग देखते हैं कि कौन किसकी मोहर लगी है। आप कभी देख लीजिएगा वो केलॉग्स का जो कॉर्नफ्लेक्स है, उस पर पता नहीं यहाँ है कि नहीं, उसमें हलाल लिखा हुआ रहता है ना। सिर्फ लफ्ज़ हलाल नहीं होता है, उसमें लोगो होता है, लोगो। और लोगो आपको मालूम है कि वो कॉपी प्रोटेक्टेड होता है। उसको कोई भी अलीगल इस्तेमाल करे, जो मल्टी बिलियन कंपनी है, उस पर हर्जाने का दावा इतना नुकसान करेगा कि वो अच्छे हैं कि वो 2-3 हज़ार पाउंड जो है फ़ीस देकर वो आपका कानूनी तौर से इस्तेमाल करेंगे। उनके यहाँ कोई कमी नहीं है पैसों की। यहाँ तो उन्होंने ये बताया, अफसोस साथ कहना पड़ रहा है, हमारे यहाँ कराची में पानी का बड़ा मसला है। हाँ। 90% जो मिनरल वाटर के नाम पे अच्छा, या हाँ। तो मिनरल है ही नहीं, हाँ। और प्लस वो जो हलाल टेक यूज़ करते हैं जानते भी नहीं हमारा टेक यूज़ करें। लेकिन यहाँ मसला यही है, अमल दरामद नहीं है, कौन पकड़ा? तो वो तो मैंने हज़रत हुज़ैफ़ा इब्न यमान की हदीस सुना दी थी, इन्नल अमानत नज़रत फ़ी जज़्र क़ुलूबिन नास फ़आमन नास व आमिनू। अच्छा सॉरी, हाँ हाँ, नहीं प्राइवेट है, प्राइवेट, गवर्नमेंट नहीं। असल में यही हुआ, गवर्नमेंट ने क्या किया, एक फूड एजेंसी के तहत सब लोगों को जमा किया, कहा कि आप लोग एग्री करो। तो मुसलमान तो एग्री नहीं करता ना, चाँद पे नहीं एग्री कर सकता। इतना बड़ा सैयारा है, चाँद देखने पर एग्रीमेंट नहीं हो सकता, तो हलाल इंग्रेडिएंट। तो बदकिस्मती से हुकूमत ने तो फैसिलिटी दी थी कि अगर आप लोग जो एग्री कर लोगे तो हम उसको कानून बना देंगे। लेकिन इस वक्त अब प्राइवेट ही चला, लेकिन प्राइवेटली में 2 या 3 ही एजेंसीज़ हैं UK में, और ब्रॉडली आपस में कोई झगड़ा इख्तलाफ नहीं है सिवाय ब्रांडिंग के। हर एक ने अपनी अपनी ज़बान बना ली है। हुकूमत इस मामले में कहती कि मसे अच्छा, आप लोगों को अभी वक्त नहीं था, नहीं तो यहूदियों को जो शकीता सिस्टम है यानी कोशर है, वो हमसे ज़्यादा हलाल है, यानी उनके मेयारात तो हमसे भी सख्त हैं। चुनांचा मैं तो हमेशा फतवा देता हूँ कि अगर किसी चीज़ पे कोशर लिखा है तो मुसलमान खा सकता है उसको, गोश्त भी खा सकता है, क्योंकि उनके यहाँ मेयार बहुत। हम उनके उलमा से मिलते रहते हैं और हम उनसे क्रॉस भी होते हैं कि तो देखिए 3 इस वक्त लोगो चल रहे हैं, एक तो कोशर का, दूसरा हलाल का,
तीसरा वेजिटेरियन का वी। तो ये तीनों इंडस्ट्री स्टैंडर्ड हैं और उसमें भी मोतबर गैर मोतबर का होता है कि कौन नोन ब्रांड है, कौन नहीं नोन ब्रांड है। तो जो लोग जानते हैं वो जानने ही वाले लोगों ब्रांडेड के लेते हैं। इतना कन्फ्यूजन की बात नहीं है यूरोप में, सिवाय इन्हीं उसके, चूँकि रूल ऑफ द लॉ तो है, इतना तो मानना पड़ेगा पूरे यूरोप में, यूके समेत, कि वायलेशन करके कोई फ़ायदा प्रॉफिट नहीं बना सकता। कानून तोड़ने में ज़्यादा जुर्माना है कानून पे अमल करने से। तो चुनांचा हमें इस पर हमें शुबा नहीं होता है और हम इत्मीनान रखते हैं। अनाउंस ऑडिट भी जाते हैं और बग़ैर बताए हुए भी ऑडिट पे जाते हैं ना, ताकि हाँ छापा जिसे कहते हैं। कि एक और शक्ल आई थी आजकल, ये जूम वाला वो भी कोविड के ज़माने में जूम वाला भी सिस्टम शुरू हुआ था, लेकिन वो मजबूरन था कि भाई जा नहीं सकते कानूनन किसी के यहाँ, तो जूम से ज़रिए मालूमात ले लिया और कहा कि जैसे ही कोविड के पाबंदियाँ ख़त्म होगी हम आके देख लेंगे, सब्जेक्ट टू दी फ्यूचर विज़िट।